द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। आज के वीडियो में हम इस कहानी के 4 एपिसोड्स को कवर करेंगे। पिछली कहानी में आपने देखा कि किस तरह से रुद्रप्रयाग के आदमखोर को मारने की सारी कोशिशें जो थी शिकारी जिम कॉर्बेट की, वो नाकाम हो गई थी। और जब आप किसी काम को करने में नाकाम होते हो तो फिर आप एक थोड़ा सा निराशा के माहौल में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। तो जिम कॉर्बेट के साथ भी यही हुआ कि वो इन सारी असफलताओं से थोड़ा सा परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए और वो नैनीताल की तरफ वापस से चले गए। अब हम जिम कॉर्बेट के शब्दों में आगे सुनते हैं कि वापस से वो कब लौटे और उन्होंने इस बार आदमखोर को पकड़ने के लिए क्या-क्या तैयारियां की। जिम कॉर्बेट कहते हैं, थका और निराश में वर्ष 1925 की शरद ऋतु में अपनी असफलता के माहौल को पीछे छोड़ गया और वर्ष 1926 की वसंत ऋतु के शुरू में तरोताजा और उम्मीद से भरा अपने काम को वापस करने के लिए लौटा। वर्ष 1925 में वो रुद्रप्रयाग को छोड़ के चले गए थे। 1926 में वो वापस आए फ्रेश होकर के, बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ। आगे वो कहते हैं, आदमखोर की तलाश में मैं गढ़वाल की इस यात्रा के लिए मैं कोट द्वार तक रेलगाड़ी से और वहां से पौड़ी पैदल चला गया। इस तरह मैंने यात्रा के 8 दिन बचा लिए। पौड़ी से इबटसन भी मेरे साथ रुद्रप्रयाग आया। अब यहाँ पे जो इबटसन है, जिन्होंने हमारे कहानी को पहले सुन रखा है वो जानते हैं इबटसन उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो कि जिम कॉर्बेट की मदद कर रहे हैं इस आदमखोर को पकड़ने में। तो इनके साथ इनके जो दोस्त भी हैं वो इनके इबटसन, तो वो भी इनके साथ वापस से यहाँ पे आ गए। गढ़वाल से मेरी इस अनुपस्थिति के दौरान आदमखोर ने 10 मनुष्य मारे थे। अब जो 1925 में ये छोड़ के गए थे गढ़वाल को और 1926 में वापस गढ़वाल गए, इस टाइम पीरियड के अंदर इस आदमखोर तेंदुए ने 10 और लोगों को मार दिया था, मर्डर कर दिया था। और इन 3 महीनों में आतंक के साए में जी रहे यहाँ के किसी भी निवासी ने बाघ को मारने का प्रयास नहीं किया। किसी भी आदमी ने उस तेंदुए को मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सीधी सी बात है, ये एक आदमखोर तेंदुआ था और कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। और रिस्क से भी बड़ी बात है कि हिम्मत चाहिए होती है। कई बार आप किसी काम को कर पाते हो लेकिन हिम्मत नहीं होने की वजह से आप उसको करने से इनकार कर देते हो। तो यही हुआ, 10 लोग मारे गए, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में गढ़वाल में किसी भी आदमी ने इस आदमखोर को मारने की कोशिश नहीं की। इन 10 मारे गए लोगों में से आखिरी शिकार था एक छोटा लड़का, जो हमारे रुद्रप्रयाग पहुंचने से 2 दिन पहले अलकनंदा के बाएं किनारे पे मारा गया। हमें इस हमले की खबर तार से पौड़ी में ही मिल गई थी और हालांकि हम जितनी तेजी से हो सके यहाँ पहुंचे थे, लेकिन रुद्रप्रयाग बंगले के हमारी प्रतीक्षा कर रहे पटवारी से हमें ये जान के निराशा हुई कि तेंदुए ने अपना शिकार पिछली रात को पूरा खा लिया था और डेड बॉडी के कोई भी पार्ट्स अब नहीं बचे थे, कोई अवशेष रिमेन्स नहीं बचे थे जिसके ऊपर हम रात को बैठ के उस तेंदुए का शिकार कर सके। जो लोग जिम कॉर्बेट के बारे में जानते हैं कि जिम कॉर्बेट एक शिकारी हैं, पर्यावरण को बचाने वाले हैं और शिकार वो उनका करते हैं जो आदमखोर जानवर होते हैं जिनसे इंसानों को नुकसान होता है। तो उनके शिकार करने का और ज्यादातर शिकारियों का एक ये तरीका होता है कि जब आदमखोर बाघ, आदमखोर तेंदुआ, आदमखोर शेर किसी मनुष्य को मारता है या कोई भी शिकार वो करता है, तो उस शिकार के जो रिमेन्स होते हैं, जो शरीर के कुछ हिस्से होते हैं, उनको किसी उसके आसपास किसी पेड़ के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना के वहां पे बैठ करके उसको शिकार करने के लिए इंतजार किया जाता है कि कब वो आदमखोर आए, उसे गोली मार जाए। क्योंकि अगर बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से खाए गए नहीं होते हैं तो शिकारी जो भी आदमखोर है वो वहां पे फिर से आता है। तो यहाँ पे जो शिकार इसने किया था, एक लड़के को मारा था इस तेंदुआ ने। और जब ये वहां पे पहुंचे तो इनको थोड़ा सा निराशा हुई, क्योंकि पूरी बॉडी वो तेंदुआ जो है उस लड़के की खा चुका था, कोई भी रिमेन्स बाकी नहीं था जिसकी वजह से कि तेंदुआ वापस इनकी रेंज में आता या जिसकी वजह से ये तेंदुए को मार पाते। तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर नहीं थी। ये लड़का रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर एक गांव में आधी रात को मारा गया था और ऐसा नहीं लगता था कि इस निर्बाध भोजन के बाद तेंदुए ने नदी पार की होगी। हमने पहुंचते ही दोनों पुल को बंद करने का काम किया। तो रुद्रप्रयाग में एक पुल है
जो इस हिस्से को दो भागों में बांटता है। तो उस पुल को ये बंद कर देते हैं जब भी ये शिकार पे जाते हैं। क्यों? ताकि कि तेंदुए को एक बड़े हिस्से में ढूंढना ना पड़े, वो एक ही साइड वाले हिस्से में रह जाए, लिमिटेड हो जाए, और उसको पकड़ना या उसको मारना और आसान हो जाए। सर्दियों के दौरान इबर्टसन ने उस पूरे क्षेत्र में जिसमें आदमखोर फिर रहा था, एक बहुत कुशल सूचना तंत्र बनाया था। जैसे आप जानते होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है ना, रॉ होती है। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशंस जो है वो सरकार तक पहुंचाती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसी तरीके का एक सिस्टम इन्होंने बनाया, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया, जिसमें कि जब भी कहीं तेंदुआ, वो आदमखोर जानवर कहीं पर भी घूमता हुआ दिखता या कहीं पे वो कोई शिकार करता, तो उसकी खबर तुरंत इबर्टसन तक पहुंच जाती। इबर्टसन से वो खबर जिम कॉर्बेट को पहुंच जाती। तो ये सारी प्रोसेस इन्होंने की थी। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्होंने बनाया था। अगर इस क्षेत्र में कोई कुत्ता, बकरा, गाय या इंसान मारा जाता अथवा जबरदस्ती दरवाजा खोलने का प्रयास भी किया जाता, तो इसकी न्यूज तुरंत इबर्टसन और उनके दोस्त जिम कॉर्बेट तक पहुंच जाती थी। हमारे पास आदमखोर द्वारा कथित हमले की सैकड़ों अफवाहें पहुंचती थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में कुख्यात आदमखोर लगा हो, हरेक अपनी परछाई को, रात को सुने जाने वाली हर शब्द को आदमखोर से जोड़ लेता था। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इन्होंने जो सूचना तंत्र बनाया था, उसमें से सारी ही खबरें सही नहीं होती थी। कई बार लोग किसी भी चीज को आदमखोर का नाम दे देते थे, अपनी परछाई से डर जाते थे, कहते थे हमने आदमखोर देखा है। तो ये एक इसका साइड इफेक्ट था। ऐसी अफवाह एक व्यक्ति के बारे में आई जिसका नाम था गलतू। अब ऐसी एक इंफॉर्मेशन आई थी एक आदमी के बारे में जिसका नाम था गलतू। तो गलतू रुद्रप्रयाग से 7 मील दूर अलकनंदा के दाएं किनारे कोंडा गांव का निवासी था। वह शाम को अपने गांव से 1 मील दूर अपने छप्पर में रहने गया, लेकिन दूसरी सुबह जब उसका बेटा वहां पहुंचा तो उसने अपने पिता का कंबल आधा छप्पर के अंदर और आधा बाहर पड़ा पाया। नजदीक की नरीम जमीन पर उसे कुछ घसीटने के निशान मिले और उसके पास आदमखोर के पंजों के भी निशान मिले। गांव आके उसने शोर मचाया और 60 आदमी गल्लू की डेड बॉडी को ढूंढने निकल पड़े। 4 आदमी जो हैं वो इनके पास आए रुद्रप्रयाग में। जब ये लोग पहुंचे, इबर्टसन और मैं यानी कि जिम कॉर्बेट आदमखोर की तलाश में नदी के बाएं किनारे पहाड़ी चढ़ रहे थे। क्योंकि मैं यह मान रहा था कि तेंदुआ हमारी ही तरफ है और इस अफवाह में कोई दम नहीं है कि गलतू मारा गया, इबर्टसन ने उन 4 आदमियों के साथ पटवारी को कुंडा गांव ये निर्देश देके भेज दिया कि पटवारी खुद तहकीकात करे और हमें आकर रिपोर्ट दे। अगली शाम हमें पटवारी की रिपोर्ट मिली और साथ में छप्पर के दरवाजे पे नरम जमीन पर पड़े पंजे के निशानों का ड्रॉ रेखा चित्र भी हमें मिला। रिपोर्ट में बताया गया था कि आसपास के क्षेत्र में 200 आदमियों के साथ पूरे दिन की खोज के बावजूद जो इंसान गायब हुआ था यानी कि गलतू, उसका कोई डेड बॉडी या उसकी कोई भी अवशेष नहीं मिला है और उसकी खोज अभी जारी है। रेखा चित्र जो इनको दिया गया था उसमें 6 गोल घेरे बने थे। सबसे अंदर का गोला प्लेट के बराबर था और बाहर के 5 गोले बराबर दूरी पर थे, जिनका आकार चाय के कप के बराबर था। कौन से गोले हैं ये पग मार्क्स की फोटोग्राफ जो आई है, ड्राइंग जो आई है, उसकी बात हो रही है। सभी गोले प्रकार से बनाए गए थे। देखो इंटरेस्टिंग है, जो गोले बनाए गए थे वो प्रकार से बनाए गए थे। 5 दिन बाद जब इबर्टसन और मैं पुल के ऊपर मचान पे बैठने के लिए जा रहे थे, एक जुलूस बंगले पे आया जिसके आगे आगे एक आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि उसे गिरफ्तार कर रुद्रप्रयाग लाया जाए। यह चिल्लाने वाला व्यक्ति और कोई नहीं था बल्कि वो इंसान था जो कि यहाँ पे गायब हो गया था और जिसके बेटे ने कहा था कि उसे आदमखोर ने मार दिया है। तो ये आदमी मरा वरा नहीं था, ये गायब जरूर था। अब जब इसको पकड़कर गांव वाले लेकर आए हैं तो अब ये शोर मचा रहा है कॉर्बेट के बंगले के बाहर, बंगला मतलब जहाँ पे वो ठहरे हुए रेस्ट हाउस में, और कह रहा है कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि भाई मुझे आप गिरफ्तार करके रुद्रप्रयाग ला रहे हो। जब उसे शांत कर लिया गया, उसने हमें अपनी कहानी सुनाई। अब जब उसे थोड़ा सा शांत किया गया तो उसने बोला कि आखिर वो गया कहाँ था। वो बताता है जिस रात उसे आदमखोर ने खाया, मान लिया गया था कि उस दिन वह अपने घर से बाहर निकल ही रहा था कि उसका बेटा पहुंचा और बताया कि उसने 100 रुपए में बेलों की जोड़ी खरीदी है, जबकि गलतू के हिसाब से उसे 70 रुपए से ज्यादा नहीं देने चाहिए। पैसे की इस बर्बादी से वो इतना नाराज हुआ कि रात को छप्पर में सोने के बाद सुबह जल्दी उठा और 10 मील दूर
अपनी बेटी के ससुराल चला गया। अब उस सुबह जब अपने गांव लौटा तो पटवारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वह अपनी गिरफ्तारी का कारण जानना चाहता था। परिस्थितियों के मजाक को समझने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन जल्द ही वह भी भीड़ के साथ उसी तरह खुल के हंस पड़ा। शायद ये सोच के कि पटवारी जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति और 200 उसके दोस्त 5 दिन तक उसकी बेटियों को ढूंढते रहे, बोटियों को, सॉरी, उसके बॉडी पार्ट्स को, जबकि वह खुद 10 मील दूर एक गांव में आराम कर रहा था। तो ये एक अफवाह थी, और इस अफवाह का जो है निराकरण भी हो गया। गलतू नाम का आदमी था, गायब हो गया था, वो अपनी बेटी के ससुराल गया था। लेकिन गांव के लोग क्योंकि दहशत में थे, तो उनको लग रहा था कि आदमखोर उस गलतू को लेकर के चला गया है, और बाद में ये सब प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो गई है। एक आदमी खड़ा हुआ और उसे उत्साहित होकर झरने के निचले सिरे पर, सॉरी, तो इबर्टसन इस बात के फेवर में नहीं था कि रुद्रप्रयाग के पुल पे तेज हवा में रात गुजारी जाए। लकड़ी और बड़े ही तो उपलब्ध थे ही। इसलिए जो अब देखो यहाँ पे हमने पहले ही बताया है, रुद्रप्रयाग में जो है एक पुल है, और वो इस क्षेत्र को दो भागों में बांटता है, एक वो साइड लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो उस पुल को ये बंद करते थे, और इनको लगता था कि उस पुल से तेंदुआ जरूर कभी ना कभी गुजरेगा, तो उसके ऊपर ये उस आदमखोर तेंदुए की निगरानी करते थे। लेकिन उस पुल के ऊपर क्या था, बहुत तेज, क्योंकि नीचे नदी थी अलकनंदा, बहुत तेज हवाएं चलती थी। उस पुल पे दो मेहराब बने, दो प्लेटफॉर्म बने हुए थे, और उस पे बैठ के निगरानी करते थे। तो तेज हवाओं के कारण इनके उस पर से नीचे गिर जाने का खतरा था। तो इबर्टसन जो इनका दोस्त है, वो ये नहीं चाहता था कि उस पुल पे रात गुजारी जाए। लकड़ी और बढ़ई तो उपलब्ध थी ही, इसलिए उसने बुर्ज की मेहराब पे मंच बनवा लिया। उस मंच पे हम 5 रात बैठे रहे। अब पहले ये 20 दिन बैठे थे, अभी ये 5 रात वहां पे पुल पे बैठे हैं। इबर्टसन के चले जाने के बाद तेंदुए ने एक कुत्ता, 4 बकरे और 2 गायों की हत्या कर दी। कुत्ते और बकरे को वह उसी रात खा गया जिस रात उन्हें मारा गया था, लेकिन हर गाय के ऊपर वो 2 रात तक बैठा रहा। जब पहली गाय के ऊपर मैं दूसरी रात बैठा था तो तेंदुआ आया, लेकिन जो ही मैं राइफल उठा टार्च का बटन दबाने को था कि जिस मचान पे बैठा था उसके बगल के मकान में किसी महिला ने दरवाजा खोलने से पहले तबकी की आवाज की, और दुर्भाग्य से क्या हुआ कि वो तेंदुआ डर कर भाग गया। आपको पता होगा, अगर आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हो, कि ये जो तेंदुआ होता है, शेर होता है, इनके सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हियरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये गाय का जहाँ शिकार हुआ था उसके ऊपर पेड़ पे एक मंच बना के, मचान बनाकर बैठे थे, तो वहां गांव में किसी महिला ने दरवाजा खोलने से पहले कोई थपकी करी। तो ये जो तेंदुआ था जो इनके निशाने पे था, डर के भाग गया वहां से। इस अवधि में, इस पूरे टाइम पीरियड में कोई भी इंसान नहीं मारा गया, लेकिन एक महिला और उसका बच्चा घायल हुए थे। मतलब इन पे तेंदुए ने हमला किया था। तेंदुए ने जबरदस्ती उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें महिला और उसका बच्चा सोए थे। ये तेंदुआ बहुत खतरनाक है भाई, नॉर्मल आदमखोर जैसा नहीं है। ये लोगों के दरवाजे खोलकर और उनको अपने घरों में से खींचकर ले जाता था। इसलिए इस आदमखोर की कहानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये तेंदुआ क्या करता है कि एक महिला और उसके बच्चे को अपने उसके घर में से खींचकर निकालने की ये कोशिश करता है। जबरदस्ती उस कमरे का दरवाजा खोला जिसमें महिला और उसका बच्चा सोए थे। बाघ ने, यानी कि तेंदुए ने, महिला को हाथ से पकड़ के कमरे से बाहर घसीटने की कोशिश की। सौभाग्य से महिला एक मजबूत दिल वाली थी, उसने गश नहीं खाया, वो होश में रही। फर्श पे उसे घसीटते हुए जब तेंदुआ दरवाजे के बाहर आया तो महिला ने दरवाजे को बंद कर दिया, और कटे हुए हाथ और गहरे घाव से भरी छाती लिए वह महिला अपने बच्चे के साथ बच गई। बच्चे के सिर में घाव हुआ था। मैं इस कमरे में बाद की 2 रात तक बैठा रहा, लेकिन तेंदुआ वहां पे नहीं आया। जिस घर पे हमला हुआ था, जिसमें महिला और बच्चे सो रहे थे, महिला घायल हुई, लेकिन महिला ने तेंदुए का सामना किया। जब वो उसे खींच के बाहर ले जा रहा था तो उसने दरवाजा दे मारा, और वो किसी तरह से वहां पे बच गई। बाद में इसी घर के अंदर जिम कॉर्बेट ने 2 रातें गुजारी, ताकि तेंदुआ जब वहां फिर से आए तो उसे मार सके, लेकिन तेंदुआ वहां पे नहीं आया। मार्च के आखिरी दिन में मैं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक गांव से लौट रहा था कि एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां सड़क मंदाकिनी नदी के बिल्कुल करीब किनारे से गुजरती है। वहां 10 से 12 फुट ऊंचा झरना है। मैंने नदी के पास इस झरने के सिर पर
एक चट्टान पे कई लोगों को बैठे देखा जो एक लंबे बांस पर तिकोना जाल लगा के इस बांस को हाथों में लिए हुए थे। पानी की आवाज के कारण उनसे बातचीत संभव नहीं थी, इसलिए सड़क को छोड़कर मैं अपनी तरफ की चट्टान पे बैठ गया और आराम से धूम्रपान करने लगा। मैं उस दिन बहुत दूर से चल के आया था और वे लोग क्या कर रहे थे मैं यह भी देखना चाहता था। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने उत्साहित होकर झरने के निचले सिरे पर उठ रहे सफेद जहां की तरफ इशारा किया। उसके दो साथियों ने, जिनके हाथों में तिकोना जाल लगा बांस था, जो ये जाल झरने के पास लगा दिया। बड़ी संख्या में महसीर मछलियां, जिनका वजन 5 पौंड से 50 पौंड तक था, झरने को पार करने की कोशिश कर रही थी। इनमें से एक करीब 10 पौंड वजन की मछली झरने को पार कर गई और जब वापस गिर रही थी तो जाल में बड़ी कुशलता से पकड़ ली गई। तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिनके सामने कॉर्पोरेट बैठे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं अपने लोकल तरीकों से, गांव के जो तरीके होते हैं। इस मछली को निकाल के टोकरी में रखा गया और जाल को दोबारा झरने के समीप लगा दिया गया। मैं इस खेल को घंटा भर देखता रहा। मैं का मतलब जिम कॉर्बेट बता रहे हैं कि वो इसे देख रहे थे 1 घंटे से। इस दौरान उन्होंने 4 मछलियां पकड़ ली जो सभी करीब 10-10 पौंड की थी। रुद्रप्रयाग के पिछले दौरे के दौरान मुझे निरीक्षण बंगले के चौकीदार ने बताया था कि बसंत ऋतु में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी में बर्फीला पानी आने से पहले मछली मारने का अच्छा मौका होता है। इसलिए मैं इस बार अपने साथ 14 फुट लंबी तोड़दार छड़ी, 250 गज लंबी डोरी वाली चक्री और मछली पकड़ने का कुछ सामान लेके आया था। अब कॉर्बेट को पहले से बताया गया था कि भाई इस टाइम पे यहाँ पे मछली बहुत अच्छी मिलती है, तो उसे पकड़ने के लिए ये अपने साथ रील लाए थे, एक मछली पकड़ने का रॉड लाए थे और ये खुद भी वहां पे फिशिंग करेंगे, मछली पकड़ेंगे, है ना। तो दूसरी सुबह जब आदमखोर की कोई खबर नहीं आई तो मैं तोड़दार छड़ी मतलब फिशिंग स्टिक जो होती है, रॉड जो होती है वो और दूसरा सामान लेके झरने के पास चला गया। उस दिन कोई भी मछली झरने को पार नहीं कर रही थी और पिछले दिन वाले लोग नदी के पार थोड़ी सी आग जला के हुक्का पी रहे थे, जिसे वे बारी बारी से एक दूसरे को दे रहे थे। वे मुझे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। झरने के नीचे 30 या 40 गज चौड़ा तालाब था, जिसके दोनों ओर चट्टानें थी। ये तालाब करीब 200 गज लंबा था, लेकिन इसके जिस छोर पर मैं खड़ा था वहां से यह 100 गज तक ही दिख रहा था। इस खूबसूरत तालाब का पानी एकदम साफ और पारदर्शी था। तालाब के मुहाने पर पानी के ऊपर से निकली एक चट्टान थी, जो 12 फुट तो खड़ी थी और करीब 20 गज इसी ऊंचाई पर रहने के बाद फिर तिरछी होकर 100 फुट ऊंचाई तक गई थी। मेरी तरफ कहीं से भी तालाब के पानी तक उतरना संभव नहीं था। इस तालाब में मछली के पीछे जाना न तो संभव था और न लाभदायक। इसके ऊपरी सिरे पर जो जमीन थी उसमें पेड़ व झाड़ियां थी और निचले सिरे से पैनिल पानी बहता हुआ अलकनंदा में जा मिलता था। इस तालाब में मछली पकड़ना कठिन व खतरनाक तो था, लेकिन जब तक मछली न मार ली जाए पुल को पार करना ठीक नहीं लग रहा था। और मैंने अपनी फिशिंग स्टिक से, फिशिंग रॉड से जो मैं लाया था फिशिंग करने के लिए, उसे अब तक मैंने असेंबल नहीं किया था। मेरी तरफ तालाब में लाखों बुलबुले उठ रहे थे, लेकिन आधे तालाब के बाद पानी कम था और तालाब का तला साफ दिखाई दे रहा था। वहां ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 फुट की गहराई थी, इसलिए इस उथले हिस्से में पानी के नीचे का हर पत्थर साफ दिखाई दे रहा था। उथले पानी के ऊपर की तरफ 3 से 10 पौंड तक वजनी मछलियां धीरे धीरे घूम रही थी। मैं तालाब से 12 फुट की ऊंचाई पे पीतल की 2 इंची चम्मच वाला तिमुहा कांटे लिए खड़ा था। मैंने देखा छोटी मछलियों का एक बेड़ा गहरे पानी से निकलकर उथले पानी में पहुंचा। उनका पीछा 3 महासीर मछलियां कर रही थी। मैंने झटके से छड़ी निकाली। छड़ी इतनी झटके से निकली कि छड़ी के मालिक और मेरे दोस्त हार्डी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसका इस बेकदरी से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मैं पहले भी कई बार इसी तरीके से इसे इस्तेमाल कर चुका था। मैंने महासिर मछली को देखते ही कांटे में को तालाब में फेंका, लेकिन दूरी का अनुमान गलत होने के कारण वह तालाब से 2 फुट ऊपर सामने चट्टान पर जा गिरा। फिर चम्मच पानी में लुढ़का तो मछलियों का गुजरना हुआ। चम्मच ने पानी को छुआ भी नहीं था कि आगे चलकर एक मछली ने इसे झपट लिया।
ऊंचाई वाली जगह से लंबी डोरी पे झटके सहना कठिन होता है, लेकिन मेरी अच्छी छड़ी ने ये जोरदार झटके सह लिए और मजबूत 3 मुंह वाला कांटा मछली के मुंह में बुरी तरह फंस गया। 1 या 2 गज तक तो जैसे मछली को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया है। वह अपना सफेद पेट मेरी तरफ किए पानी में सीधी खड़ी रही। फिर दोनों तरफ सिर पटका, फिर शायद सिर के पास लटकते चम्मच से टकराने के डर से उसने जोर का झटका दिया और फटती हुई नीचे की ओर बढ़ती गई, जहां उथले पानी में तैर रही मछलियां इधर उधर बिखर गई। पहली छलांग में मछली अपने साथ 100 गज डोरी चक्री से खोल गई तथा एक क्षण रुकने के बाद और 50 गज डोरी खिंच गई। चक्री में अभी भी काफी डोरी बची थी, लेकिन मछली मोड़ के पार जा चुकी थी। वह खतरनाक तरीके से तालाब के निचले छोर तक पहुंच गई। डोरी को बारी बारी से ढीला और कसकर मैं अंत में मछली का सिर ऊपर की तरफ करने में कामयाब हो गया। ऐसा करने के बाद ऊंचे मोड़ के अंदर खींचकर उस 100 गज क्षेत्र में ले आया जो मेरी नजर के सामने था। मेरे ठीक नीचे बाहर निकली चट्टान ने भंवर बना दिया था। आधा घंटे के संघर्ष के बाद मैं उसे भंवर तक ला पाया। मैं अब अपनी चट्टान की मुंडेर तक पहुंच गया और चूंकि इससे आगे जाना संभव नहीं था, मैंने खेद के साथ फैसला किया कि डोरी खींच लूं और मछली को छोड़कर बह जाने दूं। तभी एक परछाई मेरे पीछे से आई। मेरे पीछे से ही भंवर में नजर डाल के उसने कहा कि बहुत बड़ी मछली है। वह एक सांस में पूछने लगा कि मैं इस मछली का अब क्या करूंगा। मैंने उससे कहा कि मछली को भंवर के ऊपर पसरी चट्टान से अपनी तरफ खींचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही किया जा सकता है कि इसे फटकर बह जाने दे। उसने कहा, रुको साहब, मैं अपने भाई को बुला लाता हूँ। उसका भाई लंबा और शरारती आंखों वाला नौजवान था। उसे देख के लग रहा था जब उसे बुलाया गया वह गौशाला में गोबर साफ कर रहा था। इसलिए मैंने उससे पहले ऊपर की ओर जाकर हाथ पांव साफ करने को कहा, ताकि चिकनी चट्टान पे फिसलने का खतरा न रहे। इस बीच में बड़े भाई से सलाह मशवरा करता रहा। हमारे पास से कुछ इंच चौड़ा पत्थर का एक टुकड़ा चट्टान से नीचे लुढ़का और पानी के 1 फुट ऊपर तक खूंटे पर जा रुक गया। खूंटा 6 इंच चौड़ा था। अंत में जो योजना बनाई गई वह यह थी कि नौजवान जो हाथ पांव धो के आ चुका था नीचे खूंटे तक जाएगा और बड़ा भाई उसके ऊपर दरार पे खड़ा होकर नौजवान का बायां हाथ थामेगा। मैं चट्टान पे लेट लेट के बड़े भाई का दूसरा हाथ पकड़े रखूंगा। योजना पे काम शुरू करने से पहले मैंने दोनों भाइयों से पूछा कि क्या वे मछली पकड़ना और तैरना जानते हैं। वे दोनों हंस पड़े और यह कहते हुए कि वे बचपन से ही इस नदी में मछली पकड़ते और तैरते रहे हैं। हमारी योजना में एक दिक्कत यह थी कि तालाब तक 3 व्यक्तियों को मानव श्रृंखला बनाते हुए मैं छड़ी नहीं थामे रह सकता था, लेकिन कुछ जोखिम तो लेना ही था। इसलिए मैंने छड़ी जमीन पे रख दी और डोरी हाथ में थामे रहा। जब दोनों भाइयों ने अपना मोर्चा संभाल लिया तो मैं नीचे को झुका, चट्टान पे लेट गया और बड़े भाई का हाथ थाम लिया। फिर आराम से मैंने मछली चट्टान की तरफ खींची। मैं कभी डोरी को हाथ से, कभी दांत से थामे रहता। इस बारे में कोई संदेह नहीं कि नौजवान मछली पकड़ना जानता था। उसने मछली के गलफड़े में अंगूठा और दूसरे में उंगलियां इस तरह घुसा दी थी कि मछली के गले में उसकी मजबूत पकड़ बन गई। इस समय तक मछली शांत थी, लेकिन गला पकड़े जाते ही उसने जोर का झटका मारा और कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे कि हम तीनों सिर के बल अभी गिर ही जाएंगे। दोनों भाई नंगे पांव थे और जब मैं डोरी को थामे रखने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, दोनों हाथों से बड़े भाई को खींच सकता था। उन्होंने पंजों के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू किया और मैं ऊपर से जोर लगाए रहा। अंत में जब मछली जमीन पे रखी गई तो मैंने भाइयों से पूछा कि क्या वे मछली खाते हैं। उन्होंने बड़े उत्साह से जवाब दिया, हाँ। जवाब पाके मैंने कहा कि यह 30 पौंड से ज्यादा वजनी मछली उन्हें तभी मिलेगी जब वे हमारे लोगों के लिए एक और मछली पकड़ने में मेरी मदद करें, और वे तुरंत इसके लिए राजी हो गए। मछली ने इस तिमोहे कांटे को बुरी तरह चबाया था। जब मैंने कांटा मछली के मुंह से छुड़ाया तो दोनों भाई बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। कांटा बाहर निकालने के बाद उन्होंने कहा कि वे इसे अच्छी तरह देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने गांव में तिमुहा कांटा कभी नहीं देखा था। इस पे लगे पीतल के मुड़े हुए टुकड़े कांटे को डुबाने में मदद करते थे। कांटों में मछली को ललचाने के लिए क्या लगाया जाता है?
मछलियाँ पीतल को क्यों खाना चाहती हैं? यह वास्तव में पीतल ही है या मछली के लिए सुखाया गया शिकार? जब चम्मच और कांटे के 3 मुंहों के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई, तो मैंने भाइयों को बैठ के यह देखने को कहा कि मैं किस तरह मछली फंसाने का जुगाड़ करता हूँ। तालाब में जो बड़ी मछलियां थी, वे झरने के नीचे थी। इस झाग वाले सफेद पानी में मछली की 2 प्रजातियां थी, एक थी महासीर और दूसरी गूंच। ये मछलियां चम्मच या मरे हुए शिकार पे तेजी से झपटती हैं, लेकिन इन्हीं के कारण हमारी पहाड़ी नदियों में 90% मछलियां पकड़ी नहीं जाती हैं। इनकी एक आदत होती है कि ये कांटे पे फंसते ही गोता लगाकर तालाब की तलहटी में चली जाती है और इस चट्टान के किसी छेद में सिर को फंसा लेती है, जहां से इनका निकालना आमतौर पर मुश्किल, यहाँ तक कि इम्पॉसिबल भी होता है। जब मैं मछली को खींच रहा था, तब और बाद में चट्टान पर हमारी गतिविधियों से तालाब के उस हिस्से की मछलियों को परेशानी हुई, लेकिन अब वे वापस से लौटने लगी थी। तभी भाइयों में से एक ने काफी उत्सुकता और उत्तेजना के साथ एक बड़ी मछली की तरफ इशारा किया, जो उथले हिस्से के उस छोर पर थी जहां से पानी गहराना शुरू होता था। इससे पहले कि मैं कांटा फेंकता, मछली मुड़ी और गहरे पानी में अदृश्य हो गई। लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह फिर से प्रकट हुई और जो ही वह उथले पानी में आई, मैंने कांटा फेंका, लेकिन डोरी चूंकि गीली थी, इसलिए निशाने के हिसाब से छोटी पड़ गई। दूसरी फेंक समय और जगह के हिसाब से सटीक रही। चम्मच पानी में ठीक उसी जगह पड़ा जहां मैं चाहता था। चम्मच को डूबने देने के कुछ ही क्षण मैंने वेटिंग किया, प्रतीक्षा की और फिर डोरी को घुमाना शुरू कर दिया ताकि उसके बल ठीक हो जाएं, और जो ही मैंने उसे हल्का झटका दिया, मछली आगे को झपटी और दूसरे ही क्षण में उसके मुंह में कांटा मजबूती से फंस गया। वह पानी से ऊपर उछली और चपलता से वापस गिरी और बेतहाशा नीचे की तरफ भागी। यह सब दृश्य नदी के किनारे के लोग भी उतनी ही उत्सुकता से देख रहे थे जितनी उत्सुकता और मनोयोग से मेरे पास खड़े वो दोनों भाई। जब चक्री घूमती और डोरी बढ़ती जा रही थी, मेरे दोनों ओर खड़े भाइयों ने आग्रह किया कि मैं मछली को और ज्यादा भगाकर तालाब के छोर तक न जाने दूं। लेकिन करने से कहना आसान होता है, क्योंकि पागलों की तरह भागती हुई किसी भी आकार की एक मछली को रोकना उतना आसान नहीं होता। ऐसा करके या तो कांटे के टूटने या मछली के फटने का खतरा रहता है। हमारी किस्मत सही थी कि मछली आगे बढ़ने से डर गई। चक्री में 50 गज धागा और बचा होगा कि वह रुक गई, और हालांकि वह जोर मारती रही, लेकिन किसी तरह उसे मोड़ के इस तरफ और फिर चट्टान की जड़ वाले भंवर तक खींच लिया गया। इस दूसरी मछली को जमीन पे लाना पहली मछली की तरह मुश्किल नहीं था, क्योंकि हम में से हर एक को चट्टान पर अपनी जगह मालूम थी और यह भी मालूम था कि हमें क्या करना है। दोनों मछलियां आकार में बराबर थीं, लेकिन दूसरी मछली कुछ ज्यादा भारी थी। उसे बेजौल्लास से भरा बड़ा भाई घास की रस्सी से बांधकर कंधे पे उठाए अपने गांव की तरफ चल दिया। छोटे नौजवान ने आग्रह किया कि वह मेरे साथ बंगले तक मछली और छड़ी को लेकर आएगा। वर्षों पहले जब मैं भी लड़का हुआ करता था और अपने भाई के साथ मछली पकड़ने जाता था, तब जो भाव मेरे मन में होते थे, उन्हें अगर यह नौजवान जानता तो उसे यह कहने की जरूरत नहीं होती। अगर साहब आप ये मछली मछली मुझे ले जाने दे और मुझसे थोड़ा पीछे आए, तो भी जो भी मुझे सड़क पर या बाजार में देखेगा, वे समझेगा कि इतनी बड़ी मछली जितनी उन्होंने पहले कभी देखी भी नहीं थी, मैंने इसका शिकार किया है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के दूसरे एपिसोड बकरे की मौत के बारे में। 31 मार्च को इबटसन पौड़ी से लौटा और अगली सुबह जब हम नाश्ता कर रहे थे, हमें खबर मिली कि रुद्रप्रयाग के उत्तर पश्चिम में जिस स्थान पे हमने पिंजरे में एक तेंदुआ मारा था, वहां से करीब मील भर दूर एक गांव के पास पिछली रात तेंदुआ लगातार आवाज निकाल रहा था। गांव के उत्तर में आधे मील की दूरी पर पड़ी बड़ी पहाड़ी की धार में एक उबड़ खाबड़ मैदान सा था, जिसपे कई चट्टानें, गुफाएं और गड्ढे थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि कभी उनके पूर्वज वहां तांबा खोदा करते थे, इसलिए ये गड्ढे बन गए हैं। इस पूरे क्षेत्र में घनी झाड़ियों वाला जंगल था, जो कहीं घना और कहीं छितरा था। इस जंगल में नीचे आधे मील तक तो खेत थे और फिर था एक गांव। मुझे बहुत पहले संदेह हो गया था
कि आदमखोर जब भी रुद्रप्रयाग के आसपास होता है, इस मैदान का छिपने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं जब तक मैदान के ऊपर सुरक्षित स्थान पे इस आशा से चढ़ जाता कि तेंदुआ धूप सेकने की कोशिश करेगा, और ऐसे समय उस पे गोली दागना एक सामान्य तरीका, केवल थोड़ा धैर्य और सही निशाने की जरूरत होती। एक दिन जल्दी से भोजन निपटाकर रिवर्टसन और मैं .275 राइफल लेकर रिवर्टसन के एक कर्मचारी के साथ चल दिए। यह कर्मचारी एक छोटा रास्ता लिए चल रहा था। गांव में हमने एक बकरा खरीदा था। अब तक जो भी बकरे मैंने खरीदे थे, सभी को ये तेंदुआ मार चुका था। गांव में एक ऊंची नीची पगडंडी खदान वाले मैदान के कोने में खड़ी पहाड़ी पर सीधी जाकर बाएं मुड़ती थी और फिर पहाड़ी पार 100 गज चलने के बाद इसी पहाड़ी धार की तरफ मुड़ जाती थी। जहां पर यह पहाड़ी के पार होती थी, उससे ठीक ऊपर छितरी झाड़ियां और गहरे नीचे छोटी घास। पगडंडी के मोड़ पर झाड़ी वाले जंगल से करीब 10 गज नीचे हमने एक खूंटा गाड़ के उस पे बकरे को मजबूती से बांध दिया। हम पहाड़ी से करीब 150 गज नीचे गए, जहां कुछ बड़ी चट्टानें थीं। हम उन्हीं चट्टानों के पीछे छिप गए। जितने बकरे अब तक मैं लाया था, उनमें से यह सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला बकरा था, और चूंकि उसका कान फोड़ने वाला स्वर कानों में पड़ रहा था, इसलिए उस पर नजर रखने की जरूरत नहीं थी। उसे मजबूती से बांधा गया था, इसलिए इस बात की आशंका नहीं थी कि तेंदुआ उसे उठाकर ले जाएगा। जब हमने चट्टान के पीछे पोजीशन ली, उस समय सूरज का लाल गोला केदारनाथ के ऊपर बर्फीले पहाड़ की चोटी से हाथ भर की दूरी पर था, और आधा घंटे बाद सूरज जो ही छिपा, बकरे की में बंद हो गई। चट्टान के पीछे रेंगते हुए घास के बीच में मैंने नजर दौड़ाई तो देखा बकरे के कान खड़े थे और वह झाड़ी की तरफ देख रहा था। उसने सिर हिलाया और रस्सी को खींचने लगा। कोई संदेह नहीं था कि बकरे की आवाज सुन के तेंदुआ आ चुका था। तेंदुए को आने की वजह से बकरे को आहट मिल जाने से तब भी तेंदुए ने झपट्टा नहीं मारा। इसका मतलब साफ था कि तेंदुए को शक था। रॉबर्टसन का निशाना मुझसे बेहतर हो सकता था, क्योंकि उसकी राइफल पे स्कोप लगा हुआ था। मैंने उसे अपनी जगह दे दी और जो ही वह लेटा, वह राइफल उठाई। मैंने उससे धीरे से कहा, उसे उन झाड़ियों को सावधानी से देखने के लिए जिनकी तरफ बकरा देख रहा था। मुझे विश्वास था कि अगर बकरा बाघ को देख सकता है, यानी कि तेंदुए को, और सभी संकेतों से यही लग रहा था, तो इवर्टसन की शक्तिशाली दूरबीन भी उसे, यानी कि तेंदुए को, देख सकती है। कुछ मिनट तक एबर्टसन दूरबीन पे आंख लगाए रहा। उसने सिर हिलाया, राइफल नीचे रखी और मुझे जगह दे दी। बकरा जब से मैं उसे देख रहा था, एक ही मुद्रा में, एक ही पोजीशन में खड़ा था। जिस झाड़ी की तरफ वह देख रहा था, उसी तरफ मैंने दूरबीन का मुंह किया, और बकरे के पलक झपकने से लेकर उसके कान और उसकी दाढ़ी दूरबीन से साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कई मिनट तक जायजा लेने के बाद मैं भी इबर्टसन की तरह बाघ जैसा कुछ नहीं देख पाया। मतलब कि इनको बाघ या वो तेंदुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा था दूरबीन से, स्कोप में। वो बकरा दिख रहा था, लेकिन वो तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। तो इन्होंने राइफल नीचे रख दी। जब मैंने दूरबीन से अपनी आंख हटाई तो पाया कि उजाला तेजी से कम होता जा रहा है, और बकरा पहाड़ी पर लाल और सफेद रंग का एक निशान सा दिख रहा है। हमें काफी दूर जाना था और ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं था और खतरनाक भी। इसलिए खड़े होते हुए मैंने बटसन को चलने को कहा। हम बकरे के पास गए। वह एक बार मिमियाना बंद करने के बाद से एकदम चुप था। अब भी उसने कोई आवाज नहीं की। हमने खूंटे से उसे छुड़ाया और जो आदमी बकरे को लेकर चला, उसी के साथ साथ हम दोनों गांव की ओर चल दिए। ऐसा साफ लगता था कि बकरे को गले में रस्सा बांधने की आदत नहीं थी। वह रस्से के साथ पीछे पीछे चलने को तैयार नहीं था, और इस तरह चलने का बुरी तरह से विरोध कर रहा था। इसलिए मैंने उस आदमी से रस्सा निकाल देने को कहा। मेरा अनुभव यह है कि जंगल में बांधने के बाद जब बकरे को खोला जाता है, तो वह डर के कारण या साथ ही इच्छा से पीछे पीछे कुत्तों की तरह अनुसरण करता है। लेकिन यह बकरा कुछ अपने ही ढंग से सोचता था।
और जो ही उस आदमी ने बकरे के गले से रस्से को खोला, वह पीछे मुड़ा और ऊपर की तरफ भाग गया। वह चीखकर तेंदुए को आकर्षित करने वाला इतना अच्छा बकरा था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। वह तेंदुए को एक बार आकर्षित कर चुका था और ऐसा फिर से कर सकता था। इससे बड़ी बात यह थी कि कुछ ही घंटे पहले हमने अच्छा पैसा देकर इस बकरे को खरीदा था, इसलिए हमने भी मुड़कर तेजी से उसका पीछा किया। मोड़ पे जाके बकरा बाईं मुड़ गया और हमें दिखाई देना बंद हो गया। बकरे का पीछा करते हुए हम पहाड़ी की धार तक पहुंचे, जहां दूर दूर तक हरी घास दिखाई दे रही थी, लेकिन बकरा कहीं नहीं था। यह मानकर कि वह छोटे रास्ते से वापस गांव चला गया होगा, हम भी जिधर से आए थे उधर चल दिए। मैं आगे चल रहा था। हम 100 गज लंबे रास्ते के बीच उस जगह पर पहुंचे जहां पर छितरी झाड़ियां थी और गहरे नीचे छोटी छोटी घास। तभी सामने रास्ते में कुछ सफेद सा दिखाई दिया। उजाला लगभग जा चुका था और सावधानी से उस सफेद वस्तु की तरफ बढ़ के मैंने पाया कि संकरे रास्ते पे वह बकरा पड़ा हुआ था। वह कुछ इस तरह पड़ा था जैसे नीचे गहरे में लुढ़कने से बचाने के लिए यहाँ पर रखा गया हो। उसके गले से खून उबल रहा था और जब मैंने अपना हाथ उस पे रखा, उसकी नसें तब भी धड़क रही थी। आदमखोर के अलावा किसी और तेंदुए ने बकरे को वहां पर मार कर नहीं रखा था। यह तो इस तरह रखा था जैसे उसने हमारे नाम यह संदेश रख छोड़ा हो, लो, अगर तुम्हें अपने बकरे की इतनी ज्यादा जरूरत है तो ये लो। और अब अंधेरा हो गया है, तुम्हें दूर भी जाना है। अब हम देखेंगे कि तुम में से कौन गांव जिंदा पहुंचता है। अगर सौभाग्य से मेरे पास माचिस की डिब्बी नहीं होती तो मैं नहीं समझता कि हम तीनों गांव जिंदा पहुंच पाते। इवर्टसन तम धूम्रपान नहीं करता था। हम एक तिल्ली झाड़ते, इधर उधर नजर दौड़ाते और जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ते। इस तरह हम उबड़ खाबड़ रास्ते पर तब तक नीचे उतरते चले गए जब तक कि गांव के इतने करीब नहीं पहुंच गए कि हमारे बुलाए जाने पे लोग लालटेन और चीड़ के छीले जलाकर हमें लेने आ सके। हम बकरे को वहीं छोड़कर आ गए थे जहां तेंदुए ने उसे रखा था। दूसरी सुबह तड़के जब मैं वहां गया तो मैंने रास्ते भर तेंदुए के पंजों के निशान पाए। वो इस बार भी गांव तक हमारे पीछे पीछे आया था। मैंने पाया कि बकरा को छुआ भी नहीं गया था, वह वैसा ही लेटा था जिसे हम उसे छोड़ के गए थे। अब इस वीडियो का तीसरा एपिसोड, साइनाइड जहर। बीती रात मारे गए बकरे को देखने के बाद जब मैं निरीक्षण बंगले को लौट रहा था, मुझे गांव में ही सूचना मिल गई कि मुझे तुरंत रुद्रप्रयाग पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां खबर पहुंची है कि आदमखोर ने पिछली रात को एक व्यक्ति को मार दिया है। सूचना देने वाला ये बताने में असमर्थ था कि हमला कहाँ हुआ है, लेकिन आदमखोर के पगमार्क से पता चलता था कि गांव तक हमारा पीछा करने के बाद वो वापस पगडंडी पर चढ़ा था और मोड़ से दाईं तरफ मुड़ गया था। मेरा अनुमान था, जो बाद में सही निकला। तेंदुआ हम में से किसी को भी हलाक करने में नाकामयाब रहने के बाद दूर पहाड़ी पे शिकार के लिए चल पड़ा था। बंगले पर पहुंचकर मैंने पाया कि एबर्टसन नंदराम नाम के एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। नंदराम का गांव उस जगह से 4 मील दूर था जहां हम पिछली शाम बैठे थे। इस गांव के आधा मील ऊपर गहरे पहाड़ के पार दलित वर्ग के एक व्यक्ति गब्या का घर था। उसने वहां जंगल काट के एक मकान बनाया हुआ था जिसमें वह अपनी माँ, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। सुबह तड़के ही उस दिशा से नंदराम को एक महिला की रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसके चीख कर यह पूछने पर कि क्या बात है, गब्या के घर से आवाज आई कि आधा घंटे पहले घर के मर्द को आदम को उठा ले गया है। यह सूचना लेके नंदराम भागा भागा बंगले पर आया था। रिबर्टसन ने अरबी और अंग्रेजी घोड़ी को कसवा लिया था और जम के भोजन करने के बाद हम नंदराम के पीछे चल दिए। पहाड़ी पार कोई सड़क तो थी नहीं, एक पगडंडी थी, और जो ही अंग्रेजी घोड़ी ने घुमावदार पगडंडी पर आगे बढ़ना मुश्किल पाया, हमने दोनों घोड़ों को वापस भेज दिया और खड़ी चढ़ाई पैदल पैदल ही पार की। जंगल के बीच बिना पेड़ पौधे वाले अलग थलग से स्थान पे दो अस्त व्यस्त महिलाएं अब भी यह उम्मीदें पाली थी कि घर का मर्द अभी जिंदा है। उन्होंने हमें वह जगह बताई जहां दरवाजे के पास बैठे गब्या को तेंदुए ने धर दबोचा था।
तेंदुए ने उस अभागे का गला पकड़ा था, जिससे वह आवाज भी नहीं कर पाया। दुष्ट तेंदुए ने 100 गज तक घसीटने के बाद तब गब्बिया को मार दिया। उसके बाद उसे 400 गज दूर खाली जमीन पर ले गया, जिसके इर्द गिर्द घनी झाड़ियों का जंगल था। महिलाओं के रोने चिल्लाने और नंदराम के चीखने से यह स्वाभाविक है कि तेंदुए को भोजन करने में गतिरोध हुआ, और इसलिए उसने केवल गला, जबड़ा और कंधे तथा जांग से थोड़ा थोड़ा मांस खाया। वहां ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पे बैठ के डेड बॉडी पे नजर रखी जा सके, इसलिए हमने मृतक के अंगों पे जहर डाल दिया, जिन्हें तेंदुए ने खाया था। और चूंकि शाम को होने को थी, इसलिए हमने कई सौ गज दूर पहाड़ी पे पोजीशन ले ली। यहाँ से हम उस स्थान को देख सकते थे जहाँ डेड बॉडी रखी गई थी। निसंदेह तेंदुआ घनी झाड़ी के जंगल में था। फिर भी 2 घंटे तक छिपी पोजीशन में हम उसकी टोह लेते रहे, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं दिया। शाम होते ही हमने लालटेन जलाई और बंगले पर चले गए। दूसरी सुबह हम जल्दी उठ गए। उजाला हो ही रहा था कि हम फिर उसी पहाड़ी पर जा बैठे जहां से डेड बॉडी पर नजर पड़ रही थी। हमें कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया। जब दिन चढ़े 1 घंटा हो गया, हम डेड बॉडी तक गए। तेंदुए ने वे 3 जगह नहीं छुई थी जहां पे हमने जहर डाला था, लेकिन दूसरा कंधा और टांग खाई थी। उसने शव को कुछ दूर घसीट कर झाड़ी में छुपा दिया था। यहाँ भी ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पे चढ़ के हम शिकार पे नजर रखते। काफी बहस करने के बाद हमने निर्णय लिया कि वटसन 1 मील नीचे गांव में जाएगा, जहाँ एक आम के पेड़ में मचान बना के वह रात भर रहेगा। मैं शिकार से करीब 400 गज दूर गांव के रास्ते पर बैठूंगा, जहां पिछले दिन हमने आदमपुर के पंजा निशान देखे थे। बैठने के लिए जो पेड़ मैंने चुना वह बुरांस का था, जो कई साल पहले जमीन से 15 फुट ऊपर से काटा गया था। कटने के बाद इससे मजबूत शाखाएं निकली थी। मुझे एक पुराने किले पर, जिसके इर्द गिर्द शाखाएं थी, बैठने को आरामदायक जगह मिल गई, जो पूरी तरह से छुपी हुई थी। मेरे सामने खड़ी पहाड़ी थी जिस पर रेंगाल का घना जंगल था। इस पहाड़ी पर पूरब और पश्चिम दोनों तरफ आम रास्ता जाता था। यह बुरांस का पेड़ इस रास्ते से 10 फुट नीचे उगा था। मुझे इस पर बैठे बैठे 10 गज दूर तक दिख रहा था। यह रास्ता गहरे बिहार से गुजरता था और फिर उतनी ही ऊंचाई पे सामने आ जाता था। मेरी दाईं तरफ रास्ता करीब 300 गज दूर उन पहाड़ियों के नीचे से गुजरता था जहां शिकार छुपाया गया था। बिहाड़ में यहाँ से 30 गज ठीक नीचे से और मेरे पेड़ की जड़ से 3 या 4 गज दूर कुछ छोटे छोटे तालाब थे, जो एक छोटे चश्मे के मुहाने थे। इन चश्मों से एक धारा निकली थी जिसका पानी गांव के पीने और सिंचाई में काम आता था। जो रास्ता मुझे 10 गज दूर तक दिखाई दे रहा था, उस पर मुझे 300 गज ऊपर गब्बिया के मकान से रास्ता आकर मिलता था। इस रास्ते से 30 गज ऊपर एक मोड़ था, जहां से एक खाई ऊपरी मार्ग से शुरू होकर निचले मार्ग तक गई थी, और खाई के दोनों किनारे मुझे नहीं दिख रहे थे। टॉर्च की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये चांदनी रात थी। अगर तेंदुआ पगडंडी के या मकान के नीचे के रास्ते से आता है, जैसा कि उसके पगमार्क से मालूम होता था कि वह पिछली रात नीचे से ही आया था, तो मुझे आसान निशाना 20 से 40 फीट की दूरी पर मिल जाएगा। मैं बटसन के साथ पहाड़ी के नीचे थोड़ी दूर तक गया था और धूप छिपने के पहले पेड़ पे अपनी पोजीशन संभाल ली। कुछ ही क्षण के बाद एक मुर्गा और 2 मुर्गियां पहाड़ी से नीचे आए और चश्मे पर पानी पीने के बाद जिस रास्ते से आए थे उसी से लौट गए। वे आते और जाते दोनों बार मेरे पेड़ के नीचे से निकले, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। यह इस बात का प्रमाण था कि मैं बहुत अच्छी तरीके से पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। रात की शुरुआत शांत थी, लेकिन 8 बजे शिकार की दिशा में एक काकड़ ने, यानी कि बाकिंग डियर ने बोलना शुरू किया। तेंदुआ पहुंच चुका था और मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि मैं जिन 2 रास्तों पर नजर गड़ाए था, तेंदुआ उनमें से किसी एक से भी शिकार की तरफ नहीं गया। कुछ मिनट बोलने के बाद ये बाकिंग डियर चुप हो गया और तब से 10 बजे तक शांति रही। 10 बजे काकड़ ने फिर से बोलना शुरू किया। तेंदुआ शिकार पे 2 घंटे रहा और इस बार उसने कई गुना ज्यादा जहर खा लिया, जो कि हमने डेड बॉडी के ऊपर डाला था।
इस बार शिकार पे अच्छी तरह जहर डाला गया था। साइनाइड जहर मांस के अंदर गहरे तक रखा गया था। मैं एक क्षण भी पलक झपके बिना सामने की पहाड़ी पे आग गड़ाए बैठा रहा। चांदनी बिखरी थी और मैं घास का एक एक पत्ता साफ देख रहा था। रात के तीसरे पहर करीब 2 बजे मैंने तेंदुए को मकान की तरफ से नीचे आते सुना। मैंने इस रास्ते में और नीचे वाले रास्ते में भी सूखी घास छितरा रखी थी ताकि तेंदुए के आने पे आहट हो जाए। वह इस समय इस घास पर लापरवाह चला आ रहा था। मैं आशा से भर उठा और कुछ ही सेकंड में वह मेरी रेंज में आ जाएगा और मैं उसे गोली मार दूंगा। पगडंडी के मोड़ पे तेंदुआ चुप हो गया, फिर रास्ते को छोड़ हल्की गहरी घाटी से होता नीचे के रास्ते पे चला आया। इस रास्ते पे पहुंचकर फिर चुपचाप खड़ा रहा। मैं अपने घुटनों पर तिरछी रखी राइफल पर हाथ धरे बिना हिला ढुले घंटों बैठे रहा। मुझे उम्मीद थी कि वह रास्ते पर आएगा, इसलिए मैंने तय किया कि उसे अपने सामने आने दूं और जब समझूं कि वह मुझे नहीं देख रहा है, बंदूक को कंधे पर रखकर गोली चला दूं। क्षण भर के लिए मैंने रास्ते पर नजर दौड़ाई। मैं सोच रहा था कि पत्तों के बीच से उसका सिर उभरता दिखेगा। इस तरह दिमाग में जो तनाव था वो असहनीय हो रहा था। मैंने उसे रास्ते से छलांग मारते सुना। वह पहाड़ी से मेरी तरफ कूदा था। कुछ क्षण के लिए मैं समझा कि वह किसी चमत्कारी शक्ति से मेरे पेड़ पर बैठे होने के बारे में जान चुका है और अपने पिछले शिकार का जायजा बदम जा पाकर दूसरे मानव शिकार के फिराक में है। लेकिन रास्ता छोड़ छलांग मारने का उसका मकसद मुझे मारना नहीं था, बल्कि वह चश्मे से पानी पीने के लिए छोटा रास्ता पकड़ रहा था। इसलिए वह पेड़ के नीचे से बिना रुके चला गया और दूसरे ही क्षण मैंने उसे तेज आवाज के साथ पानी पीते हुए सुना। पहाड़ी पर तेंदुए के व्यवहार और जिस तरह से वह पानी पी रहा था, उसे देखते हुए मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि उसने जहर खा लिया है। लेकिन साइनाइड के बारे में पिछला कोई भी अनुभव न होने के कारण मुझे मालूम न था कि वह कितनी देर में असर करेगा। 10 मिनट बाद तेंदुए ने पानी पीना बंद कर दिया। मैं सोच रहा था कि वह चश्मे पर ही मर गया होगा कि तभी उसे बिहड़ के दूसरी तरफ से पहाड़ी पर चढ़ते सुना। रास्ते पर पहुंच के उसकी आवाज आनी बंद हो गई। रास्ता पहाड़ी धार की तरफ जाता था। जब तेंदुआ रास्ते पर नीचे आ रहा था या जब हल्की खाई से नीचे उतर रहा था अथवा जब पहाड़ी से आकर मेरे पेड़ के नीचे से गुजरा, जब पानी पी रहा था या बीहड़ के पार पहाड़ी पर चढ़ रहा था, मैं उसे नहीं देख पाया। ये संजोग था या जानबूझकर वह इस तरह ढका रहा कि उस पर चांद की रोशनी नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ उसकी आहट सुनी। मैं अब उस पर गोली नहीं दाग सकता था, लेकिन इसका मुझे ज्यादा अफसोस नहीं था। अगर नैनीताल के डॉक्टर के बताए अनुसार साइनाइड असर करता है तो गोली नहीं दागने से ज्यादा नुकसान नहीं था। बाकी रात भी मैं पेड़ पर बैठा रहा, रास्ते को देखता और आहट को सुनता रहा। सुबह होते ही इबटसन आया। चाय बनाते हुए मैंने उसे रात की घटना सुनाई। शिकार के पास पहुंचने पर हमने पाया कि बाघ ने यानी कि तेंदुए ने वह टांग खाई थी जिसका छोटा हिस्सा वह 2 रात पहले खा चुका था और जिसमें हमने जहर की पूरी खुराक भरी हुई थी। इसके अलावा वह 2 और खुराक भी खा गया था जो कंधे और पीठ पे रखी गई थी। अब बाघ की यानी कि तेंदुए की खोज की जानी जरूरी थी। इसके लिए बटसन के साथ आए पटवारी को लोगों को लाने के लिए भेजा गया। दोपहर को पटवारी 200 लोगों के साथ लौटा। इन लोगों की एक लाइन बनाकर उस दिशा में हाका लगाया गया जहां तेंदुआ गया था, जहां तेंदुए ने अपनी प्यास बुझाई थी और जहां से मैंने उसे जाते सुना था वहां बड़ी चट्टान थी। इस चट्टान की जड़ पे एक गुफा थी जो दूर पहाड़ी तक जाती थी। गुफा खूब चौड़ी थी और तेंदुए के घुसने के लिए काफी थी। गुफा मुंह के पास तेंदुए ने पंजे मारे थे और अपने शिकार की एड़ी छोड़ गया था। यह एड़ी वह पूरी निगलने के बाद उल्टी कर गया था। लोग पहाड़ी से फटाफट पत्थर ले आए। हमने पत्थरों की दीवार बना के गुफा का मुंह बंद कर दिया। इसे तोड़कर तेंदुए के बाहर निकालने की अब कोई गुंजाइश नहीं थी। असली सुबह में तार की 1 इंची जाली और उससे कुछ टेंट के खूंटे लेकर लौटा। पत्थर हटाकर गुफा के मुंह को भली भांति जाली से बंद कर दिया गया। उसके बाद मैं हर सुबह व शाम गुफा को देखने जाता और चूंकि इस बीच अलकनंदा के बाएं किनारे किसी गांव से आदमखोर की कोई खबर नहीं मिली,
दिनों दिन मेरी आशा बलवती होती गई कि अगली बार आने पर मुझे ऐसा संकेत अवश्य मिलेगा कि ये तेंदुआ मर चुका है। 10वीं सुबह जब मैं गुफा से लौटा तब भी गुफा की जाली जैसी की तैसी ही थी। लौटते ही बटसर ने समाचार सुनाया कि 5 मील दूर और रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ मार्ग के 1 मील ऊपर कल रात एक महिला मारी गई है। साफ था कि साइनाइड का जहर उस जानवर के लिए सही नहीं था, जिसके बारे में मशहूर था कि वह जहर से तगड़ा हो जाता है और संख्या व कुछ लाख उसकी खुराक है। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तेंदुए ने साइनाइड खाया था, और इसमें भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी कि वह गुफा में मर गया था, क्योंकि गुफा के मुंह पे रगड़ खा के उसके बाल भी वहां चिपके थे। जहर की बड़ी खुराक का भी असर न होने का कारण यही हो सकता है कि जहर असरकारी नहीं था, और गुफा से निकलने के पीछे यह बात हो सकती है कि उस गुफा का कोई दूसरा मुंह था। मेरा इस आदमखोर से चंद महीनों का वास्ता रहा था, और मैं ही भाग को इस तरह बच निकलने पर अचंभित नहीं था कि गढ़वाल के लोग जो 8 सालों से उसे झेल रहे थे वे कैसे अचरज करते। वे तो वैसे भी उसे अलौकिक शक्तियों से संपन्न पशु या आत्मा मानते थे, और उनका विश्वास मजबूत होता गया कि केवल आग ही उन्हें इस प्रेतात्मा से मुक्ति दिलवा सकती है। अब इस वीडियो के चौथे एपिसोड आया और गया के बारे में हम जानेंगे। इस हमले का समाचार अगर हर एक के मतलब का हो तो तेजी से कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसी तरह आदमखोर को जहर देने और गुफा में बंद करने की खबर 10 दिन में ही गढ़वाल के हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी थी। स्वाभाविक था कि लोगों को इतना भरोसा हो गया था कि वे असावधानी का जोखिम लेने लगे थे। लेकिन उधर तेंदुआ जहर के प्रभाव से मुक्त होने के बाद गुफा के दूसरे मुंह से बाहर निकल गया होगा, और असावधानी का जोखिम ले रहा जो व्यक्ति उसे पहले मिला उसी को उसने धर दबोचा। मैं गुफा को देखने के बाद जल्दी लौट आया था, इसलिए हमारे पास पूरा दिन पड़ा था। नाश्ता करने के बाद वटसन के सधी चाल वाले घोड़ों पर राइफल उठाए हम उस गांव की तरफ चल दिए जहां महिला के मारे जाने की खबर थी। पहले यात्रा मार्ग पर और उसके बाद पहाड़ी की तरफ जा रहे तिरछी चढ़ाई वाले रास्ते पर 1 मील ही चले थे कि गांव की बटिया इस रास्ते से आ मिली। यहाँ पर संघर्ष के निशान थे और खून का तालाब सा बन गया था। गांव का प्रधान और मृत महिला के नाते रिश्तेदार गांव में हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने वह जगह दिखाई जहां पर अंदर से दरवाजा बंद करती महिला को बाघ उठा ले गया था, यानी कि तेंदुआ। यहाँ से तेंदुआ उस महिला को पीठ के बल घसीटता हुआ 100 गज दूर 2 मार्गों के संधि स्थल तक ले गया था, जहां उसने अपनी पकड़ ढीली की और हाथापाई के बाद उस महिला को मार डाला। गांव वालों ने घसीटी जाती और संघर्ष करती महिला की चीख सुनी थी, लेकिन ये सब इतने डरे हुए थे कि वो उसकी मदद नहीं कर पाए। जब महिला मर गई, तेंदुआ उसे 100 गज चौड़े बीहड़ के पार बंजर जमीन पर घसीटता हुआ ले गया, और 200 गज आगे कदम उठाकर ले गया। वहां घसीटने के चिन्ह नहीं थे, लेकिन खून के निशान थे जिनका पीछा किया जा सकता था। इन निशानों के पीछे चलते चलते हम 4 फुट ऊंचे चौड़े और 20 फुट लंबे समतल मैदान पर पहुंचे। समतल संकरे मैदान से 8 फीट ऊंचा एक घेरा था, जिसपे घिंगारू का पेड़ था और नीचे की तरफ गहरी ढलान थी। ढलान पर कुंजे की झाड़ी थी जो घिंगारू के पेड़ पर चढ़ गई थी। मृत महिला भीड़े यानी दीवार और कुंजे की झाड़ी के बीच गठरी बनी थी और सिर भीड़े पर टिका था। सारे कपड़े महिला के फटे थे और नंगी देह पर कुंजे के फूल पड़े थे। यह 70 वर्ष की आधे सफेद बालों वाली महिला थी। यह क्षेत्र मेरे लिए नया था और इसलिए पहले मुझे इस इलाके का जायजा लेना था। मैंने गांव से ही देख लिया था कि बीहड़ से शुरू होकर पहाड़ी 4-5 हजार फुट ऊंची जाती थी। ऊपर का 2000 फुट हिस्सा बांज और चीड़ का घना जंगल था। इसके नीचे आधा मील चौड़ाई में घास ही घास थी, और घास के नीचे का क्षेत्र झाड़ियों से भरा जंगल था। घास और झाड़ियों के जंगल से होता हुआ मैं पहाड़ी की धार तक गया। मेरे सामने चौड़े क्षेत्र में जमीन धसी हुई थी, जो आधा मील नीचे यात्रा मार्ग तक ऐसी ही थी। यह जमीन लैंडस्लाइड के कारण कटी थी। यह धसी जमीन ऊपरी छोर पर करीब 100 गज चौड़ी थी। इस कटाव के ऊपर जहां महिला की बॉडी रखी थी, खुला मैदान था,
मैदान जहाँ से कटा था वह नमी वाली भूमि थी और उसमें कई बड़े बड़े पेड़ थे जिनके नीचे झाड़ियां थी। कटाव के ऊपरी छोर पर चट्टान उभरी थी। यह चट्टान आगे को झुकी ऐसी लगती थी जैसे नीचे कुछ देख रही हो। मैंने सावधानी से मैदान का अध्ययन किया। मेरा अनुमान था कि तेंदुआ कटाव वाली जमीन के बीच झाड़ियों में है और मैं चाहता था कि जब तक मेरे लिए सुविधाजनक न हो तेंदुए को मेरी उपस्थिति का आभास न हो पाए। अब मुझे यह पता करना था कि तेंदुआ लगभग किस स्थान विशेष पर था और यह जानने के लिए मैं शिकार के यानी कि डेड बॉडी के पास गया। गांव में हमें बताया गया था कि तेंदुए की महिला को मारने के थोड़ी ही देर बाद सुबह हो गई थी, क्योंकि कुछ समय उसे महिला को मारने में और उसे 400 गज दूर ले जाने और उसका एक हिस्सा खाने में लगा होगा। इसलिए वह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दिन चढ़ाया जानकर उसने शिकार छुपाया और वहां से वो चलता बना। जिस पहाड़ी पर शिकार रखा गया था वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। स्पष्ट था कि जब तेंदुआ शिकार को खा रहा होगा उस समय गांव में हलचल हुई होगी। इसलिए जहां तक हो सका उसने अपने शिकार को छुपाने का प्रयास किया। इसी बात को ध्यान में रखे, हालांकि जमीन सख्त होने के कारण कहीं पग मार्क्स नहीं थे, मैं अपने अनुमान से उस सीध में चलने लगा जहां मैं समझता था कि तेंदुआ गया होगा। जब मैं आधा मील आगे आ गया तो मैंने पाया कि अब गांव दिखना बंद हो गया है। कटाव वाली जमीन शुरू हो गई थी और मैं यह देखकर खुश हो गया कि मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था जिस पे तेंदुआ गया था। यहाँ झाड़ी थी और कुछ खुदी हुई मिट्टी। मैं समझता हूँ यहाँ पे उसने काफी देर तक आराम किया होगा। उसके पंजा निशानों से पता चलता है कि इस जगह से उठकर वह कटाव वाली जमीन पर चट्टान के शिखर से 50 गज नीचे गया होगा। मैं आधा घंटे तक उस जगह पर रहा जहाँ तेंदुए ने आराम किया था। मैं पेड़ और झाड़ियों के उस जंगल को इस आशा से देखता रहा कि तेंदुआ हिलेगा डुलेगा और अपनी जगह से हटेगा। मैं इस तरह टो लेते मुझे कुछ मिनट हो गए। सूखी पत्तियों पर हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। मूस फेंकुड़ा पक्षी पत्तियों पर दाना खोजते हुए सावधानी से चल रहा था। जहां तक आदमखोर की खबर का सवाल है, ये पक्षी जंगल में सबसे ऊंचे मुखबिर होते हैं, यानी कि आदमखोर के आने से पहले ये आपको सूचना दे देते हैं। मैं तेंदुए का पता लगाने के लिए पक्षियों के उस जोड़े की मदद लेने लगा। कोई गतिविधि नहीं हुई और न ही कोई आहट हुई जिससे पता चलता कि तेंदुआ कटाव वाली जमीन पर है, लेकिन वह वहीं था। यह मैं अभी भी मानता हूँ, किंतु एक तरफ से निशाना नहीं मिलने के कारण मैं दूसरा रास्ता तलाशने लगा। बिना खुले में आए तेंदुए के जाने के दो रास्ते थे। एक तो पहाड़ी से नीचे उतरकर यात्रा मार्ग की तरफ और दूसरा पहाड़ी की तरफ। उसे नीचे की तरफ भगाकर मुझे कोई लाभ नहीं था, लेकिन अगर मैं उसे ऊपर की तरफ भगाता हूँ तो वह चट्टान की खोज से शिखर के ऊपर झाड़ियों में आश्रय लेने जाएगा और ऐसे में मैं उस पर निशाना लगा सकता था। मैं कटान वाले ढलान पे उस स्थान से कुछ नीचे से आगे बढ़ा जहां मैं सोचता था कि तेंदुआ बैठा है। मैं घुमावदार पगडंडी पर चलने के मानिंद घूमकर ऊपर की ओर चढ़ने लगा। हर मोड़ के बाद मैं कुछ फुट ऊपर बढ़ रहा था। मुझे खो पे नजर रखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके कुछ नीचे मुझ सैकड़ा पक्षी का जोड़ा चल रहा था और तेंदुए की हरकत में आते ही वे पक्षी मुझे कवर करने से नहीं चूकते। कटाव वाली जमीन पे कैंची काट कर चलते हुए मैं 40 गज ऊपर आ गया और खो से 10 गज नीचे बाईं ओर पहुंच गया था। पक्षियों ने मुझे सूचित कर दिया। वे उड़ के बांज के पेड़ पर बैठ गए थे और एक शाख से दूसरी शाख पर फुदक रहे थे। उनकी आवाज पहाड़ी पर आधे मील तक दूर तक सुनी जा सकती थी। तुरंत गोली दागने के लिए राइफल को तैयार पकड़े हुए मैं 1 मिनट तक स्थिर खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। ये जमीन गीली और फिसलन भरी थी। खो पे नजर गड़ाए मैंने 2 ही कदम आगे बढ़े थे कि रबर के तले वाले मेरे जूते गीली जमीन पे फिसल गए और जब तक मैं अपना संतुलन बनाता तेंदुआ ऊपर खो की तरफ कूदा और ऊपर झाड़ी में रहने वाले काले मुर्गों का झुंड मेरे सिर के ऊपर से नीचे की ओर उड़ गया। मेरा दूसरा प्रयास असफल रहा और यद्यपि मैं तेंदुए को उसी तरफ आसानी से भगा सकता था जिस तरफ से वह आया था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था।
क्योंकि चट्टान की दरार तब तक दिखाई नहीं देती जब तक मैं ठीक उसके ऊपर नहीं पहुंच जाता। जब तक मैं वहां पहुंचकर पोजीशन लेता, बाघ दूर नीचे की तरफ निकल भागता। इवर्टसन और मैं यह तय कर चुके थे कि हम खुले विहड़ में अपराह्न यानी कि दोपहर के 2 बजे मिलेंगे। उससे पहले ही वह रुद्रप्रयाग से कई आदमियों के साथ वे सब चीजें ले आया था जिसे लेने वह रुद्रप्रयाग गया था। वह खाने पीने का सामान जैसे चाय, हमारा पुराना पेट्रोमैक्स, 2 अतिरिक्त राइफलें, मछली मारने की रील, खूब सारा साइनाइड जहर और पिंजरा, सभी कुछ ले आया था। पेट्रोमैक्स के बारे में मैंने तय किया था कि अगर जरूरत पड़ी तो अब की बार उसे मैं स्वयं लेकर जाऊंगा। बिहार में साफ पानी वाले चश्मे के किनारे बैठ के हमने दोपहर का खाना खाया, अपने लिए चाय उबाली और शिकार की तरफ चल दिए। हम किधर गए और फिर क्या हुआ, यह बताने के लिए मैं शिकार की स्थिति की जानकारी देना चाहूंगा। शिकार बिहार के किनारे से 5 फुट की दूरी पर समतल मैदान की पट्टी पर था, जो 4 फुट चौड़ी और करीब 20 फुट लंबी थी। इस पट्टी का ऊपरी किनारा एक ऊंचे भेड़े से सुरक्षित था तथा नीचे के किनारे खड़ी ढाल और उस पर कुंजे की एक झाड़ी थी। किनारे पर घिंगारू का कटा इतना छोटा पेड़ था कि उस पे मचान बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसलिए हमने पूरी तरह बंदूक, फांस, जहर और पिंजरे पर निर्भर रहना बेहतर समझा। इस निर्णय पर पहुंचने के बाद हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले हमने शिकार पे जहर रखा। पिछली बार तेंदुए ने समय की कमी के कारण थोड़ा ही खाया था। इस बार पर्याप्त जहर खाएगा, ऐसी हमें उम्मीद थी। मैं खुद शिकार पे झुककर वह मुद्रा बनाकर देख रहा था कि किस तरह बाघ शिकार को खाने के लिए झुकेगा। और इबर्टसन ने मेरी मुद्रा के हिसाब से पतले ट्रिगर वाली .256 मैनलिचर राइफल और मेरी तेज वेग वाली .450 राइफल हमारी तरफ से शिकार से 15 गज की दूरी पर 2 पेड़ों से बांध दी। तेंदुआ शिकार तक किसी भी रास्ते से आ सकता था और उसे कहीं से भी रोकने के लिए ऐसा अवरोध नहीं था जिसे वह न फांद सके। लेकिन सबसे स्वाभाविक रास्ता उसके लिए वहीं से था जहां मैंने उसे छोड़ा था, और उसे समतल मैदान पे 15 फुट चलना था। इस पट्टी पर से हमने हर सूखी पत्ती, लकड़ी के टुकड़े हटाए तथा पिंजरा लगा दिया। खूब लंबा चौड़ा और गहरा खड्ड खोदने के बाद उससे निकली मिट्टी हमने दूर रखी। हमने पिंजरा इस गड्ढे में डाला, पिंजरे के जबड़ों को बंद करने वाले स्प्रिंग दबा दिए गए और ट्रिगर वाली प्लेट को जितना संभव हुआ हल्के से व्यवस्थित कर दिया गया। पिंजरे के ऊपर हरी घास फैला दी गई, उसके ऊपर मिट्टी छिड़की और अंत में ऊपर से सूखी घास, लकड़ी के टुकड़े और तिनके उसी तरह बिखेर दिए जैसे हमने पहले पाए थे। पिंजरा जमीन में इस तरह लगा दिया गया कि हमें स्वयं यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि पिंजरा कहाँ पर रखा है। मेरी मछली पकड़ने की रील तैयार थी। इस धागे का एक छोर राइफल के ट्रिगर से बांध दिया गया, कुंदे के आखिरी छोर के चारों ओर घुमाकर शिकार से 10 गज दूरी के अंदर ले जाया गया, जहां से फिर इसे वापस लाया गया। दूसरी राइफल के कुंदे के चारों ओर घुमाकर ट्रिगर से बांध दिया गया और धागे को काट दिया गया। यह धागा काटते हुए मुझे कष्ट हुआ क्योंकि यह नया और बहुत अच्छा धागा था। ये धागा महिला की कमर से बांधने के बाद फंजे से गुजारा गया और ट्रिगर से कसकर लपेटकर सख्त गांठ मार दी गई। धागा फिर काट दिया गया। जब हमने अपने हस्त कौशल पर नजर दौड़ाई तो हमें बहुत अच्छा दिखाई दिया, लेकिन तभी हमने पाया कि अगर तेंदुआ हमारी योजना के विपरीत घूमकर हमारी तरफ से आया तो वह बंदूक, फांस और पिंजरा दोनों से बच सकता था। वह ऐसा न कर सके, इसके लिए हमने एक आदमी संबल लेने गांव भेजा और कुछ ही दूरी पर 5 कटीली झाड़ियां काट डाली। संबल से हमने अपनी तरफ जमीन में 1-1 फुट गहरे छेद किए और उनमें झाड़ियां रोप दी। इधर उधर से मिट्टी दबाकर इस तरह प्राकृतिक रूप दिया जैसे यहीं पर उगी झाड़ियां हों। अब हम पूरी तरह संतुष्ट थे कि किसी भी तरह से चूहे से बड़ा जानवर शिकार तक जाकर मांस खा जाए और जिंदा वापस आ जाए, ये संभव नहीं था। राइफलों के सेफ्टी केच वहीं अलग रखकर हम वापस गांव आ गए। गांव से 50 गज दूर जहां हमें खून का कुंड मिला था, उसके पास ही एक लंबा चौड़ा आम का पेड़ था। इस पेड़ से ऊपर हमने गांव से लाई गई बल्लियों व तख्तों से एक मचान बनाया और उस पर खुशबूदार पुआल बिछा दिया।
क्योंकि इस पर हमें रात भर रहना था। हम तैयार थे कि अगर बाघ पिंजरे में आ गया तो उसे तुरंत हम मार देंगे। सूरज डूबने वाला था और हमने मचान पर पोजीशन ले ली। मचान इतना लंबा था कि हम एक के बाद एक आसानी से लेट सकते थे और चौड़ा इतना कि हम अगल बगल में भी लेट सकते थे। मचान से बीहड़ पार शिकार करीब 200 गज दूरी पर था। शिकार मचान की तुलना में करीब 100 फुट ऊपर की तरफ था। इबर्टसन को डर था कि उसकी राइफल पर लगी दूरबीन से वह सही निशाना नहीं लगा पाएगा, इसलिए उसने अपना चश्मा भी निकाल लिया। मैंने अपनी .275 राइफल में गोली भर दी। हमारी योजना थी कि इबर्टसन पहाड़ी की जिस तरफ से तेंदुए के आने की उम्मीद थी उस तरफ का ध्यान रखेगा और मैं पूरी पहाड़ी पर नजर रखूंगा। अगर तेंदुआ दिखा दिया तो मैं गोली चलाऊंगा, भले ही वह मेरी राइफल की रेंज की अधिकतम दूरी पर हो। मेरी राइफल की रेंज 300 गज तक की थी। इबर्टसन ने तंबाकू मुंह में डाला और सिगरेट पीने लगा। मैं देखने लगा कि किस तरह पश्चिम की तरफ खड़ी पहाड़ियों की परछाई हमारे सामने पहाड़ी पर ऊपर चढ़ती जा रही है। छिपते हुए सूरज की किरणें पहाड़ी की चमकती चोटियों को रक्तीम बना रही है। रिबर्टसन सावधान हुआ और उसने अपना चश्मा पहन लिया। मैंने भी राइफल उठा ली, क्योंकि वह समय आ गया था जब हम आशा कर सकते थे कि बाघ प्रकट हो सकता है, यानी कि तेंदुआ। अभी दिन की रोशनी में जाने से 45 मिनट रहे होंगे। इसका फायदा उठाते हुए हमने आसपास अच्छी तरह जायजा लिया। मैंने अपनी उन दो आंखों से, जो प्रकृति ने बहुत कम लोगों को पूरी नजर के साथ बख्शी है, और रिबर्टसन ने अपने चश्मे से पहाड़ी का एक एक फुट व क्षेत्र बारीकी से देखा जो मचान से दिखता था, लेकिन हमें पशु पक्षी किसी तरह का भी चलना फिरना नहीं दिखाई दिया। जब निशाना लगाने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं रह गई, मैंने अपनी राइफल नीचे रख दी और कुछ देर बाद बटसन ने भी अपना चश्मा बटुए में रख लिया। तेंदुए को मारने का एक अवसर तो गया, लेकिन अभी 3 और मौके थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। अंधेरा होने के कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और मैं बटसन के कान में फुसफुसाया कि इससे हमारे किए किराए पर पानी फिर सकता है, क्योंकि हल्के से व्यवस्थित किया गया पिंजरे का दरवाजा बारिश के पानी के जरा से भी बाहर से चिपक सकता था, और मछली पकड़ने वाला धागा भीग कर जरा भी सिकुड़ने से हल्का ट्रिगर छटक सकता था और इससे गोली चल सकती थी। कुछ देर बाद जब बारिश हो रही थी, बटसन ने मुझसे समय पूछा। मेरे पास चमकते अंकों वाली घड़ी थी। मैंने बताया 7:45 बजे हैं कि तभी शिकार की दिशा में एक क्रोध भरी हुंकार सुनाई दी। तेंदुआ रुद्रप्रयाग का बहुचर्चित आदमखोर आखिर पिंजरे में आ ही गया। रिवर्टसन मचान से नीचे लपका और मैं एक शाखा के सहारे कूदा। अच्छी किस्मत रही कि खड़ी ढाल पे कूदने के बावजूद हम में से किसी का कोई अंग नहीं टूटा। कचालू के खेत में छिपाया पेट्रोमैक्स लैंप हमें मिल गया, और जब इबर्टसन उसे जला रहा था, मैंने अपनी शंका रखी और माना कि मैं इबर्टसन के इसी जवाब के काबिल था कि तुम पुराने निराशावादी हो। इबर्टसन ने कहा, पहले तुमने सोचा कि पानी की बूंदें पिंजरे का दरवाजा बंद कर देगी, वह मेरी राइफल की गोली चला देंगी, और अब सोचते हो कि बाघ या तेंदुआ आवाज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये कि वह पिंजरे से बाहर निकल भागा है। मैं यही बात सोच रहा था, क्योंकि पहले जब हमने एक तेंदुए को पिंजरे में पकड़ा था तो वह लगातार गरजता और हुंकारता रहा था, लेकिन अभी जिस हुंकार को सुनकर हम मचान से कूद आए थे वह बंद थी। इबर्टसन सभी तरह के लैंप चलाने में माहिर है। उसने क्षण भर में ही पेट्रोमैक्स लैंप चलाया, पंप मारे और शंकाओं को हवा में उड़ाने लगा, क्योंकि अब चुप्पी से इबर्टसन को भी शक होने लगा था। हम मैदान तक जितनी तेजी से जा सकते थे गए। हम फांस के धागे और गुस्से से भरे बाघ से बचने के लिए घूमकर शिकार के ऊपर की तरफ पहुंचे। अब हम भीड़े के ऊपर चढ़े और नीचे मैदान में छेद देखा तो वहां पिंजरा नहीं था, और जब हमारी उम्मीदें बढ़ रही थी, पेट्रोमैक्स की तेज रोशनी पिंजरे पर पड़ी। उसके जबड़े बंद थे और खाली थे। पिंजरा पहाड़ी से 10 गज दूर ले जाया गया था। शिकार का सिर भीड़े की तरफ नहीं था, और पहली नजर में पता चल गया कि उसका काफी बड़ा भाग खाया जा चुका था। हमें इतना बुरा लग रहा था कि बयान नहीं किया जा सकता। हम आम के पेड़ पर मचान पे चढ़ गए। अब जागे रहने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे पास बिस्तर नहीं था और रात ठंडी थी, इसलिए अपने ऊपर पुआल डाल के हम सो गए। सुबह होते ही आम के पेड़ों के करीब आग जलाई गई।
पानी गर्म किया गया। कई कप चाय पीने और आग सेकने के बाद हम शिकार की तरफ गए। हमारे साथ पटवारी और इबरसन और मेरे कई आदमी और गांव के भी बहुत सारे लोग थे। हम दो थे और हमारे साथ पटवारी सहित कई सारे लोग थे। यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मैं अकेला होता तो जो मैं अब बताने चाह रहा हूँ उसे बताने में संकोच करता। राक्षस या जानवर जिसने भी उस बूढ़ी महिला को मार डाला, वह अगर हमारी बीती रात की तैयारी को देखता तो वह काली और बरसती रात में मौत या पिंजरे में बंद होने से बचने की उम्मीद नहीं कर सकता था। बारिश हालांकि हल्की थी, फिर भी जमीन को नरम बनाने के लिए काफी थी और हम उस क्रूर की पिछली रात की गतिविधियों का अनुमान उसके द्वारा छोड़े गए निशानों से आसानी से लगा सकते थे। तेंदुआ उसी दिशा से आया था जहां से हमें उम्मीद थी। मैदान की समतल पट्टी पर पहुंचकर उसने एक चक्कर लगाया, नीचे की तरफ गया और फिर उस रास्ते शिकार तक आया जहां हमने कांटे की झाड़ियां मजबूती से रोक रखी थी। वहां उसने 3 झाड़ियां उखाड़ी थी ताकि आगे जाने के लिए पर्याप्त चौड़ी जगह मिल जाए। इसके बाद शिकार को पकड़कर करीब 1 फुट राइफल की तरफ ले गया था, जिससे मछली वाला धागा ढीला पड़ गया। ऐसा करने के बाद उसने खाना शुरू किया, लेकिन खाते हुए भी उसने ध्यान रखा कि महिला के शरीर पे बंधा हुआ धागा छुए नहीं। हमने सिर या गर्दन पर जहर डालना जरूरी नहीं समझा था, लेकिन उसने सबसे पहले ये ही हिस्से खाए थे और उसके बाद बड़ी सावधानी से उन जगह के बीच का हिस्सा खाया जहां हमने जहर डाला था। अपनी भूख शांत करने के बाद उसने बारिश से बचने के लिए शिकार को छोड़ दिया। जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हो गया। बारिश के पानी के भार से पिंजरे की प्लेट जो ट्रिगर का काम कर रही थी दब गई और स्प्रिंग खुल गए। उस समय बाघ पिंजरे के ऊपर से जा रहा था और पिंजरे के दोनों बड़े जबड़े बाघ के पिछले पांव के घुटने के दोनों तरफ मिल गए तथा यही वह महान दुर्घटना हो गई कि वह बच निकला। रुद्रप्रयाग से लाते हुए लोगों से यह पिंजरा गिर गया था और इसका 3 इंच लंबा एक दांत टूट गया था। अब बाघ के पिछले पैर का जोड़ पिंजरे ने वहीं से पकड़ा जहां से कि दांत टूटा हुआ था। अगर यह दांत टूटा नहीं होता तो पांव दांत के नीचे आ जाता, जिससे बाघ पिंजरे से चिपका रहता और उससे मुक्त होने के कोई भी सीमा या संभावना नहीं होती। फिर भी उसका पांव इतनी अच्छी तरह पकड़ में था कि वह 40 पाउंड वजन के पिंजरे को उस गड्ढे से निकाल गया जिसमें हमने उसे गाड़ा था। साथ ही वह उस पहाड़ी के नीचे 10 गज दूर ले गया था। अब पिंजरे में तेंदुए के स्थान पे पिंजरे के जबड़े पे लगा हुआ बालू का गुच्छा और खाल का एक टुकड़ा था, जिसे बहुत बाद में फिर अपनी जगह लगाकर ही हमें संतोष हुआ। फिर भी तेंदुए के कारनामे भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन इसमें सच्चाई है और ऐसे काम केवल वही पशु कर सकता है जो 8 साल से आदमखोर रहा हो। खुले मैदान से बचना, शिकार तक किसी झाड़ी के अंदर से पहुंचना, कांटों की झाड़ियों के अवरोध को निकाल कर अलग करना, शिकार को अपनी सुविधा के अनुसार जगह बदल के भोजन करना और जिन हिस्सों पर जहर डाला गया हो उन्हें नहीं खाना। साइनाइड जहर का अब उसे अनुभव हो गया था और इस जहर में गंध भी बहुत तीव्र होती है। उसका हर तरह से बचना स्वाभाविक और प्राकृतिक था। पिंजरे के स्प्रिंगों के छूटने का जो कारण मैंने बताया है उसके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वे कारण सही है। ये मात्र संयोग था कि अब बाघ पिंजरे के ऊपर से जब वो गया उसी समय बारिश के पानी के अतिरिक्त भार से पिंजरे के जबड़े बंद हो गए। पिंजरे को खोलने के बाद जब तक मृत महिला के रिश्तेदार उसके देह को अंत्येष्टि के लिए नहीं ले गए, हमने प्रतीक्षा की। इसके बाद हम रुद्रप्रयाग के लिए चल दिए। हमारे लोग पीछे पीछे आते रहे। तेंदुआ रात को आम के पेड़ के नीचे भी आया था, क्योंकि पेड़ के पास जहाँ खून का कुंड था अब बारिश में बह चुका था, वहां उसके पग मार्क्स थे। हमने इन निशानों का पीछा किया जो नीचे यात्रा मार्ग तक हमें ले आए। यात्रा मार्ग पर भी 4 मील दूर बंगले तक ये पग मार्क्स बने थे। यहाँ दरवाजे के खंभों की जड़ पर उसने जमीन में पंजे मारे हुए थे। वह बंगले से फिर नीचे सड़क तक जाने के बाद मील भर इस यात्रा मार्ग पर चला जहाँ मेरा बूटिया दोस्त अपनी बकरियों के साथ टिका हुआ था। यहाँ इस आदमखोर ने एक बकरी मार दी थी। आप में से जो लोग राइफल लेकर दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह के अभियान पर निकल चुके हों, उनसे मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन असफलताओं और निराशाओं से मैं आहत जरूर हुआ,
लेकिन इससे मेरी संकल्प शक्ति और मजबूत हुई। संकल्प यह है कि तब तक प्रयास करता रहूं जब तक वह महान दिन या रात नहीं आ जाती, जब जहर और पिंजरे को एक किनारे कर मैं अपनी राइफल का इस्तेमाल करूं जिसके लिए यह बनी है। इससे सही और सटीक निशाना साध कर गोली आदमखोर के सीने में घुसा दूं। तो ये थे इस वीडियो के 4 एपिसोड जो आपने सुने, और वीडियो काफी लंबा हो गया है। खैर, कहानी बहुत बड़ी है इसलिए ज्यादा एपिसोड्स को इन कहानी में इंक्लूड करना पड़ता है। साथ ही इस कहानी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, जिन्हें आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट द मैन ईटिंग टाइगर ऑफ द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में जाकर के सर्च कर सकते हैं। वहां से इन सारे एपिसोड्स को आप सुन सकते हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव आप प्राप्त करेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट आपको यदि अच्छा लगता है, अगर नहीं भी लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा